हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में वो कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 5 दिसंबर 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 11.5 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में तो 22.44% का मैसिव रिटर्न है, लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में तो 24.09% का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे कि मतलब एक फंड को अगर आप डिसाइड कैसे करते हैं कि मतलब अच्छा खासा फंड है या नहीं है, वो आप पता लगाते हैं कि एक कैटेगरी, अगर वो कैटेगरी को बीट कर पा रहा है तभी आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को अच्छा खासा मानते हैं। लेकिन सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको नीचे भी बताने वाला हूँ कि इसमें रिस्क कितना है, उसको रिटर्न आपको अप्रोप्रिएट दिया है या नहीं है। उसके लास्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब कितना मार्केट कैपिटल क्या है, सेक्टर एलोकेशन क्या है, फंड मैनेजर्स कौन कौन से हैं, सब कुछ आप देखिएगा, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे। तो अभी के मामले में अगर मैं देखा जाए तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है ऑल टाइम में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क कैसा है, वो कैटेगरी कंपैरिजन में अगर रिस्क कम लेके आपको इतना रिटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा ले रहा है और आपको रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव भी बन सकता है। तो आगे नीचे आप पूरी पूरी तरीके से वीडियो देखिए, उसके बाद ही हम जज करेंगे। अब कैटेगरी रिटर्न 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट 5 साल के हिसाब से देखें तो कैटेगरी में 28.12% का रिटर्न है, लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 32.33% का रिटर्न है। मतलब 5 साल के हिसाब से भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है और 11.5 साल के हिसाब से भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो यहाँ पे दोनों मामले में ही पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने 1000 रुपए भी एसआईपी किए होते तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट होता 10 साल में 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया 3.9 लाख रुपीज में। मतलब आप देख पा रहे हैं कि पैसा जो आपका 4 लाख के करीब बन गया होता, तो पैसा यहाँ पे 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत 3 गुना से ज्यादा आपको पैसा मिल गया होते सिर्फ 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, वो भी 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने ना इन्वेस्टमेंट किया होता, अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.10 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पैसा है गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो डबल भी नहीं हुआ होता। डबल आपको कितना होता 2,40,000 रुपीज में। तो 2,40,000 रुपए नहीं हुआ है, डबल से भी थोड़ा बहुत कम है। लेकिन अगर मान लीजिए एफडी, आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, अपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके, अपने म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके, इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने डायरेक्ट एफडी किया होता, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो आपका टोटल 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज आपका जो कन्वर्ट होकर बन गया होता 10 साल बाद 1.74 लाख रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि एफडी और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न में बहुत ही बड़ा मतलब जमीन आसमान का फर्क है, आपको दिख रहा ही होगा साफ साफ। इसमें म्यूचुअल फंड में आपको 3.9 लाख रुपीज मिला है, मतलब करीब मान सकते 4 लाख रुपीज तक आपको मिले 4 लाख रुपीज। और जो इस पर और एफडी में देखा जाए तो 1.74 लाख रुपीज, मतलब डबल भी नहीं हुआ, डबल से भी बहुत ही पीछे है। तो देख पा रहे कि मतलब इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस रिस्क कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एवरेज है रिटर्न के मामले में, कैटेगरी के मामले में एवरेज इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आसपास ये देखिए ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 23% के आसपास तो कैटेगरी का है और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 24% मिलेगा। तो आप इसको मान सकते हैं ना तो बहुत ज्यादा बीट कर रखा है, ना तो बहुत ना तो माइनस में आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न भले ही कम मार्जिन से हो, वो भी 1.5% भी मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा मार्जिन बन जाता है। तो उस मामले में यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी के मामले में एवरेज है, और यहाँ पे रिस्क ले रहा है कैटेगरी से लो लेके चल रहा है। वो कैसे लेके चल रहा है अब यहाँ पे रिस्क और रिटर्न रेशियो में हम पता करेंगे। तो अब नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रिस्क और रिटर्न रेशियो मैंने यहाँ पे 3 साल के लास्ट के 3 साल के निकाल रखे हैं। यहाँ पे दो जो है यहाँ पे बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों पैरामीटर्स को मैंने चूज कर रखा है। उसी बेसिस में हम पता लगाएंगे कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है एज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे बीटा को अगर मैं बताऊं तो बीटा बेसिकली क्या होता है, आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के मामले में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी उसे अच्छा खासा माना जाता है, तो कैटेगरी से कम होना थोड़ा जरूरी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बीटा यहाँ पे 1 से कम हो तो ठीक ठाक सा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप देखा जाए तो बीटा 0.69 है और कैटेगरी का देखा जाए तो 0.83 है। तो अब देख पा रहे कि मतलब कैटेगरी के बहुत और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के जो मतलब बीटा है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिस्क है वो अपने कैटेगरी से कम लेके चलता है और यहाँ पे रिटर्न भी आपको कैटेगरी बीटिंग देके चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा रिस्क के मामले में और रिटर्न के मामले में। तो डेफिनेटली देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है और रिस्क भी कैटेगरी से कम लेके चल रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। यही तो हमें चाहिए कि भाई कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे और आपको रिस्क भी कैटेगरी से कम लेके चले। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें
स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिस क्या होता है कि जो आपको एक हर साल का एक एवरेज रिटर्न होता है, तो एवरेज रिटर्न के जो पॉजिटिव कितना होता है, मतलब कितना ऊपर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं और उससे कितना माइनस होने के चांसेस रहते हैं। जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना जाता है, अगर ज्यादा हो तो बेकार होता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस पर्टिकुलर फंड का 13.37% है, मतलब देख पा रहे कि जो एवरेज मान लीजिए 10% एवरेज रिटर्न, उससे 13.37% ऊपर जा सकता है, 13.37% माइनस में जा सकता है। तो ये एक प्रेडिक्शन है कि इसी के रेंज जो बन गया ना, इसके बीच में रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं। तो वही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब कैटेगरी की बात करें तो 15.66 है, तो यहाँ पे कैटेगरी से भी कम रेंज इसका बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा कम वोलेटाइल उतना ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देखा जाए रिस्क वर्सेस रिटर्न के रेशियो के मामले में यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने डिसीजन ले लिया कि आपने एसआईपी करना है, तो अपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपए से। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपए है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक इसलिए यहाँ पे जो आजकल जो स्टूडेंट लोग भी है, जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, तो 100 रुपए से आजकल हर कोई इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करा, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करें तो इनका फुल होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, ये एम साइज बताता है। तो एम साइज देखिए यहाँ पे एक आप मान सकते हैं कि पॉजिटिव रहता है, पार्शियल पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है, पार्शियल नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। वो कैसे रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपका एम साइज ज्यादा है तो उससे पॉजिटिव चीज क्या है कि आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा है, तभी इन्वेस्टमेंट करें, तभी इसका एम साइज बढ़ गया है। अगर एम साइज कम है उसमें क्या कि लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी यहाँ पे एम साइज कम है। लेकिन अगर एम साइज बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यहाँ पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि कभी कभी क्या करते हैं, अपना एसआईपी बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं। तो आप एक प्रॉब्लम वाली बात है। आप अपने एग्जांपल ले लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसमें अगर आप देखेंगे उसमें जो एम साइज है वो 60,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। तो वहां पे फंड मैनेजर को बीच बीच में मैनेजमेंट करने में दिक्कत आई थी, तो वहां पे एसआईपी और लमसम बंद कर दिया था। तो ऐसी चीजें आने लग जाती है। तो ये पार्शियल इंपैक्ट होता है, कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन एम साइज अगर कम है तो वहां पे एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम है, तभी लोगों का भरोसा नहीं है, तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ये इससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एम साइज एक ठीक ठाक सा होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, आप पूछेंगे कि कितना अच्छा माना जाता है, तो मैं आपको बताऊं अगर आपका जो फंड है 10 साल से पुराना फंड है और 30 साल के बीच में है, सॉरी 20 साल के बीच में, 10 से 20 साल के बीच में, तो आपका एम साइज अगर 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में या 40,000 ज्यादा ज्यादा करोड़ रुपीस के बीच में, तो उसे एक अच्छा खासा माना जाता है। उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर ये मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत फेस करना पड़ता है। लेकिन हाँ, फंड मैनेजर अगर मैनेजमेंट कर लेती तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें तो 25,062 करोड़ रुपीस है, तो एक अच्छा खासा एम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे अगर फंड मैनेजर जब दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज एन फीस, मतलब आपको एक मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आप लाखों करोड़ों एज ए मैनेजमेंट फीस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1% से नीचे होना जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म में आपको 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन सकता है। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो प्रॉफिट का आपको 0.55% तक एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा, मतलब 0.55% हिस्सा पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। सुपर पॉजिटिव फीडबैक क्यों रहेगा कि लोगों का कहना है, मतलब ज्यादातर जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे 1% से नीचे होना अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन मैं जो मैनेजर का एड्रेस सेट करके 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। क्योंकि देखिए 0.8% भी है ना, 0.9% भी है, 1% भी है, वो एक बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस बन जाता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन 0.7% नीचे 0.5%, 0.6% कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा बहुत कम ही है एज कम्पेयर टू 1% या फिर वो जो भी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0.55% तो डेफिनेटली एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। तो यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए एक साल से पहले आपने एग्जिट मारा तो वो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए आपने एक साल के बाद प्रॉफिट बुकिंग करी तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर ये भी डिपेंड करता है, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं और 1.25 लाख रुपीज तक की छूट है, ऐसा कुछ है, और अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तभी आप टैक्स देंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे मेन बात पे आते हैं, जो मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पे मिड कैप में 16.67% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 68.83% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका 3.79% तक एलोकेशन है, और डेप्ट एंड अदर्स में देखा जाए 12.2% तक एलोकेशन है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं,
जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जो बता रखा है कि जो अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो वहां पे मिनिमम 68% तक का आपका 68 या 66% तक का आपको डेफिनेटली स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट इतना करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए इन्होंने एक थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है, आप देख पा रहे हैं कि 68.83% का एलोकेशन कर रखा है, और बाकी के बचे 32% या फिर आप 31% आप मान सकते हैं, वो इन्होंने लार्ज कैप या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ताकि प्रॉपर्ली डाइवर्सिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने रिस्क को कम करने की यहाँ पे कोशिश करी है। यहाँ पे मिड कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन कर रखा है, स्मॉल कैप में यहाँ पे थोड़ा कम एलोकेट कर रखा है, मतलब कम क्या मतलब जो एक थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है, और लार्ज कैप में हम देख रहे हैं 3.79% का एलोकेशन है। तो यहाँ पे मैं एक ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मिड कैप में जो ज्यादा एलोकेशन हो रखा है, यहाँ पे ज्यादातर लार्ज कैप में किया जा सकता है। देखिए स्मॉल कैप में इन्होंने जो मिनिमम थ्रेशोल्ड को फॉलो करना चाहिए वो किया है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डेफिनेटली एक थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है, यहाँ से और क्या कम रिस्क कर सकते थे, इन्होंने एक थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है, और तो इससे ज्यादा कम रिस्क नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो मिड कैप में जो इन्होंने एलोकेट कर रखा है वो लार्ज कैप में कर सकते थे, तो यहाँ पे मैं उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ठीक ठाक सा मैं मार्केट कैपिटल के मामले में इसको फीडबैक दूंगा कि हाँ एवरेज फीडबैक है। अब यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 21.69% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 20.79% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 13% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 11.98% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 11.67% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7.62% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.54% का एलोकेशन है, उसके बाद आपका रियल एस्टेट में 5.18% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 0.96% का एलोकेशन है, उसके बाद आपका यूटिलिटीज में 0.56% का एलोकेशन है। देखा जाए जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, उसमें एक अच्छा खासा एलोकेशन इन्होंने हो रखा है और प्रॉपर्ली डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो 5 सेक्टर्स कौन से? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, बेसिक मटेरियल्स और कंज्यूमर साइक्लिकल। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन में मैं एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करके एक ठीक ठाक सा आपको सेक्टरल एलोकेशन दे रखा है। अब मैं फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है, एक तेजस सेठ और दूसरे मयंक। तेजस सेठ का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 1.1 इयर्स का है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तेजस सेठ पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते थे, तो यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस 15 टू 16 इयर्स 17 इयर्स बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर है। जो मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है 1.10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इनका एक्सपीरियंस है। ये मत सोचे कि इनका इतना ही एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, कम से कम आप मान सकते हैं 17 से 18 साल का इनका एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जैसे म्यूचुअल फंड का ये मैनेजर थे। अब मयंक हायंकी की बात करें तो इनका एक्सपीरियंस 1.86 इयर्स का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, और कृष्णा एन का इनका एक्सपीरियंस है 1.28 इयर्स का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। तो देखा जाए फंड मैनेजर के मामले में यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए एक फंड मैनेजर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो एक खिलाड़ी है वो आपका तेजस सेठ, जो कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्होंने बहुत ही बड़ा अरसे तक काम किया। अगर आप देखा जाए तो 10 साल 12 साल तक इन्होंने ज्यादातर काम किया है वहां पे, तो बहुत ज्यादा होता है वो। तो ये एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होना एक जरूरी होता है, और बाकी 2-4 फंड मैनेजर होना चाहिए, फंड मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत ना आए और थोड़ा बहुत उनको नॉलेज भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक्सपीरियंस के मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। रेटिंग की बात करें इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग है। तो मैं बता दूं मैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को ना एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड मानता हूं स्मॉल कैप कैटेगरी का। देखिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आते हैं, ठीक है। अगर आप स्मॉल रिस्क लेके आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा चाहिए और थोड़ा बहुत रिस्क भी कम हो जाए, आप चाहते हैं कि यार नहीं स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड में आया हूं लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क भी कम हो जाए और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लेकिन मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं ये मत भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा नहीं, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि मैं आपको बस यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये मैं आपको वीडियो में साफ साफ बता दें कि मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखा जाए जो सबसे ज्यादा कम रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा दिलवा रहा है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, पुराने डेटा के हिसाब से, अगर डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे। लेकिन मैं आपको, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक सार जो यहाँ पे कम हुआ है, रीजन यहाँ पे ये है कि जो मार्केट कैपिटल है यहाँ पे आपको जो मिड कैप में कम होके लार्ज कैप में किया जा सकता था, जो एक कमी यहाँ पे देखने को मिली है। वरना बाकी अगर आप देखें रिटर्न के मामले में कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, और यहाँ पे रिटर्न भी जो
जो आपका रिस्क है वो भी यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, और आप मिनिमम एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही तगड़ा है और एम साइज भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए जो मार्केट कैपिटल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं निराश हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो सकता था मिड कैप में कम करके। और बाकी सेक्टरल एलोकेशन में भी पॉजिटिव फीडबैक है, मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, फंड मैनेजमेंट में पॉजिटिव फीडबैक है। तो एक स्टार जो कम हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे कम हुआ है, जो मार्केट कैपिटल में थोड़ा बहुत लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता था मिड कैप में कम करके। तो ये जो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन था। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना आप इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका डेफिनेटली बना रहता है। अब ये मैं सोचिए कि यहाँ पे कैटेगरी से कम रिस्क लेके चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कम रिस्क रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैटेगरी को कंपेयर किया जाता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को, उसी से जज किया जाता है कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं है। लेकिन ओवरऑल बताए बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी में कम रिस्क है, लेकिन ओवरऑल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क यहाँ पे बना रहता है, क्योंकि छोटी कंपनी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये कॉमन सी बात है कि यहाँ पे रिस्क आपका ज्यादा बना रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, इनकी मैंने बोल दिया आपने जाके बाकी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।